भारत के अंदर एप्पल के पहले ऑफिशियल स्टोर का आज इनॉग्रेशन हुआ है और टिम कुक ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और उसके बाद देख सकते हैं इस स्टोर के बाहर जो लंबी लाइन लगी हुई है इस चिलचिलाती धूप के अंदर। और मेरे साथ दो सहयोगी हैं मेरे जो इस पर बात करने के लिए। ऐश्वर्या, आप इसको ट्रैक कर रही है, आपने जब टिम कुक आए थे तब भी देखा था, क्या एक्साइटमेंट था? और आप अंदर भी जाके मुआयना करके आइए, तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि लोग इतनी लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं? तो हम यहाँ सुबह 11 बजे आए थे, जब सबसे पहले टिम कुक जो है वो थोड़ी देर के लिए आए, उन्होंने लोगों को ग्रीट किया। उनके कई सारे फैंस खड़े थे, कुछ लोगों ने उनके लिए एक पेंटिंग बनाई हुई थी, एक छोटी बच्ची थी, शी हैड रिटन अ नोट, उनके लिए नोट बनाया हुआ था। और एक जेंटलमैन थे जिन्होंने अपना 1990s का एक मैकिंटॉश सिस्टम वो बिल्कुल वहाँ पर दिखाने के लिए रहे थे। और ये सबसे पहले मेंबर्स थे जिनको अंदर जाने के लिए 35-40 साल पुराना सिस्टम लेके आए। करेक्ट, बहुत मतलब लिटरली द मैकिंटॉश जो स्टीव जॉब्स के वक्त देखा गया होगा वो लेकर आए थे। और वो गोरेगांव से आए थे। उन तीनों कस्टमर्स को जो है स्टीव जॉब्स का ऑटोग्राफ मिला है, उनके साथ फोटो मिली है, काफी सारा इंटरैक्शन। टिम कुक का ऑटोग्राफ मिला? यस, टिम कुक का ऑटोग्राफ मिला है। और इनकी जो वीपी है सेल्स की, उनसे भी उनकी बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कुछ खरीदा? उन्होंने, और लोग क्या खरीद रहे हैं अंदर स्टोर के अंदर? बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे लोगों ने, एप्पल आईफोन्स, कुछ लोग सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए भी आए थे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं। और इनफैक्ट एप्पल आईफोन्स के अलावा आई मैक्स, मैकबुक प्रो आप अलग अलग लेवल्स पे देख सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो आपको एक गेमिंग आर्केड मिलेगा, जो गेमिंग एंथुजियास्ट है, टेक एंथुजियास्ट। बहुत बड़ा स्टोर है। मेरे साथ हमारे दूसरे सहयोगी प्रशांत भी है। प्रशांत, आप कितना एक्साइटेड है इस एप्पल स्टोर को लेके, और आप भी कुछ प्लान बना रहे हैं कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए? यस। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इस पूरे स्टोर को, जो पहला इंप्रेशन जो कहते हैं ना कि हम किस चीज़ को जब पहली बार देखते हैं, ये कतारें, ये लोग, ये चिलचिलाती धूप में अगर इतने सारे लोग पहुंचे हुए हैं तो ये बयां कर रहा है भारत की इस ग्रोथ स्टोरी को जिसको पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जी हाँ, आप सोचिए कि एप्पल भारत में अपना पहला स्टोर खोलता है और उसको इस तरह का रिस्पांस मिलता है, इस तरह का सही में जबरदस्त रिस्पांस, जबरदस्त। बिल्कुल। और ये रिस्पांस ये बताता है कि साहब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हब की जिस बात हो रही है उसकी एक बुलंद तस्वीर भारत अभी से खींचना शुरू कर चुका है, क्योंकि एप्पल ने भारत को चुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 22,000 स्क्वायर फीट में एप्पल का अपना स्टोर यहां पर मौजूद है। और हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो स्टोर्स हैं उस मॉडल में इसको पूरा बनाया गया है। अभी 20 तारीख को हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी, साकेत में भी एक स्टोर खुलने वाला है। यहाँ से वहाँ की तमाम तैयारियां हो जाएंगी। और इसकी एक्सरसाइज देखिए कि 551 के करीब पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा, जीरो कार्बन का इस्तेमाल ऑपरेशंस के अंदर होगा। ये भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम देख रहे हैं कि 2017 से ही भारत में जिस तरह की एक्सरसाइज एप्पल ने बढ़ाई है उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है। ये बताता है कि साहब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल एक्सपोर्ट में हम जिस तरह से अब एक तरह की नई कीर्तिमान कायम कर रहे हैं, उन सब के लिहाज से अब एक तो हमारा कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है और उस कंज्यूमर बेस को ये पहली लाइन ही बता रही है, जो हम देख रहे हैं, जो दूर तक हमारी नजर जा रही है वो बता रही है। अब सोचिए कि ऐसे स्टोर्स जब तमाम बड़े सेंटर्स हैं वहां पर धीरे धीरे खुलेंगे तो एप्पल के लिए कितना बड़ा कंज्यूमर बेस ऐड होगा। और ये एप्पल बात जैसा कि प्रशांत, ऐश्वर्या, और दिल्ली के इनॉग्रेशन के बाद ये भी रिपोर्ट्स आई है कि टिम कुक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलेंगे, पॉलिसी मेकर्स से मिलेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल आप अगर उनके सेल्स टारगेट देखेंगे, उनका 7 बिलियन का रिकॉर्ड सेल्स हुआ है। अभी फिलहाल उनकी मार्केट शेयर सब 5% है, पर आगे चलकर शायद ये बातचीत होगी गवर्नमेंट तरह से। भारत जो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और एप्पल का स्टोर, इतना बड़ा स्टोर खुला है, और जितनी जो डिमांड है और उसको देखते हुए देश के अलग अलग शहरों में हम आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरह के बड़े स्टोर्स। और ये एक बताता है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में, इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में, जो हमको और देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ये हमारे सहयोगी लाइव आपको एक्शन दिखा रहे थे एप्पल के नए स्टोर से। लेकिन हेलो इंडिया ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज आज शाम को 5 बजे सिर्फ ET नाउ स्वदेश पे। ये तो अभी शुरुआत है और ये बहुत बड़ा कदम है टिम कुक का यहाँ पे आके अब स्टोर लॉन्च करना। लेकिन इसके बियॉन्ड भारत के लिए क्या मायने हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग जो देश भर में बदलती जा रही है, इसके ऊपर एक स्पेशल शो आएगा। लेकिन अभी हम वापस आ जाते हैं
और हम अपने स्क्रीन पे फोकस करते हैं, अपनी स्क्रीन पे फोकस करते हैं। और आज की जो बढ़त थी अजय, वो बढ़त गवात क्यों दी? बाजार में एक र्यूमर चल रहा है, अब र्यूमर है, कितना इसमें फैक्ट है, लेकिन बात ऐसी चल रही है कि शायद गवर्नमेंट एक रिव्यू कर सकती है एक प्रपोजल टू रिफॉर्म डायरेक्ट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स टू रिमूव बेनिफिट टू वेल्थी, उसमें ट्वीक्स किए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि जी हाँ, एक एजेंसी के हवाले से ये खबर चली और बाजार में अलग अलग हिस्सों में इस बारे में बात हो रही है, ट्विटर पे बात हो रही है, लोग घबरा गए। करेक्ट। लेकिन ये सोर्स बेस्ड स्टोरी है उस एजेंसी की, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भरी हुई स्टोरी नहीं है, नहीं तो बाजार नर्वस कर दिया, ये बात सही है। नर्वस हुआ। तो दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो हमने अपने बहुत वरिष्ठ सहयोगियों से बात की, सीनियर कॉलीग्स इंडस्ट्री के। ये जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की जो बात है, जो पेंडिंग आज इस रिपोर्ट ने भी की है, ये प्रणब मुखर्जी के टाइम पे चली आ रही है। अच्छा। अभी तक हुआ नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात, स्पेसिफिकली जो कैपिटल गेन्स के ऊपर मामला है, जिसकी वजह से बाजार थोड़ा सा कमजोर हो गया, इस पे निरंतर हमने कई बार पॉलिसी मेकर्स से बात की है। अभी लेटेस्ट ही कुछ टाइम पहले ही निकुंज ने भी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ ये एकदम पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट। और उन्होंने जवाब दिया था, अभी तक जो कदम उठा दिए गए वो हो गए, अभी और कोई बदलाव नहीं आने वाले हैं जल्दी में। हम वो आपको वापस मैसेजेस लेके आएंगे हम बताने के लिए कि रवैया क्या है गवर्नमेंट का। उसके बाद से अब तक में कोई बदलाव नहीं आया। तो आप ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है सोशल मीडिया पे इस एजेंसी के हवाले से, तो ये अगर खबर को आप सोच के बाजार को शॉर्ट कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिए। ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत सोर्स से स्टोरी नहीं आ रही, इससे मत शॉर्ट करिए बाजार को। और अगर नीचे में मिल रहा है तो ले लीजिए माल, यही मुझे कहना होगा। लेकिन हम लेके आएंगे वो मैसेजेस। अभी हमारे साथ ध्वनि पटेल और राजेश पालविया हैं। राजेश, ध्वनि, स्वागत है आपका। ध्वनि, आप बताइए क्या लिया जाए इस समय, अगर एक रिबाउंड ट्रेड खेलना है, क्योंकि पुल बैक्स पे या बाय ऑन डिप्स तो चल ही रहा है मामला, और डिप आ गई है, तो क्या लेंगे? जी बिल्कुल अजय, गुड आफ्टरनून। और सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में डेफिनेटली हमें एक कमजोरी देखने को मिल रही है। बट आज की सेशन में हमने फर्स्ट हाफ में देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक साथ नहीं चल रहे थे, दोनों के अंदर एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। तो ओवरऑल इंडेक्स पे एक कॉशियस व्यू रहता है, बट एक अवॉइड की भी सलाह रहती है। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी देखने मिला है। ओवरऑल मिड कैप के तरफ अट्रैक्शन मेरा ज्यादा बढ़ रहा है। मेरी जो दोनों पिक्स है आज के दिन के लिए वो दोनों मिड कैप से बनती है, एक बाय की पिक है और एक सेल की पिक है। सबसे पहले बाय की पिक की बात करते हैं तो पूनावाला फिनकॉर्प है। पूनावाला फिनकॉर्प में हम देख रहे हैं कि पिछली कुछ सेशंस में ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक साइडवेज स्ट्रक्चर से बुलिश स्ट्रक्चर की तरफ बनता जा रहा है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल से पूनावाला फिनकॉर्प को बाय करना है। नीचे की तरफ आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको 302 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 325 का यहाँ पे टारगेट बनता है, जो ऑलमोस्ट हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। दूसरा, टीवीएस मोटर में हमें आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले कुछ कैंडल्स की बात करें 30 मिनट्स पे, तो 173 का एक लेवल बनता है जहां से कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ कोई भी एक अपमूव देने में पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक बेरिश साइड का बनता है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखी जाएगी। तो नीचे की तरफ का इसका जो टारगेट बनता है तो 1100 के टारगेट के लिए हमें इसे शॉर्ट करना है और इसका स्टॉप लॉस है वो 1160 का रहेगा। राजेश, मैं आपके पास 2 मिनट आता हूँ। हमने वो मैसेजेस निकाल लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बातचीत की थी निकुंज से बहुत कुछ दिन पहले ही। आइए आपको सुनवा देते हैं। The fact that there was no change in the capital gain structure this time, can we assume that this is some kind of an endorsement by the government that equity will get a preferential treatment? We don't want to keep changing too many things in too few short time. Capital gains tax, the last amendment was probably in 16 or 18. 2018. 18. And subsequent to that, ideally even 3 full years of not even gotten completed. So do you want to change the policy immediately? No, you would want to see how it works out. ये देखिए, ये आपको फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है क्या इतनी जल्दी पॉलिसी में बदलाव होने चाहिए? तो निकुंज ने कहा साहब हो सकते हैं क्या मैडम? इन्होंने कहा नहीं, इतनी जल्दी तो उचित नहीं रहेगा। अब आप समझ लीजिए, हमारा काम था आपको बताना कि लास्ट जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्टांस किया लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, इतनी जल्दी कैपिटल गेन में बदलाव आते नहीं है अमूमन। और ये गवर्नमेंट और ये पॉलिसी, ये जो सरकार की पॉलिसीज दिख रही है काफी ड्यूरेबल है,
तो वापस आते हैं बाजार में, और रिकवरी एक चीज अटेम्प्ट और हो भी रही तो है है। ना अजय, अगले साल हो कैसे सकता है, वोट ऑन अकाउंट। इस साल वोट ऑन अकाउंट है, मतलब ये कैसे हो जबरदस्ती की सकता है? स्टोरीज कभी कभी हाँ, कर देते हैं लोग। एनीवे राजेश आप बताइए क्या लेंगे आप नीचे में? तो अजय जी देखिए, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर तो बना हुआ है मार्केट का, और ये डिप में हमें लगता है कि यहाँ पे फार्मा स्पेस में जाइडस लाइफ को फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और जिस तरीके से एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट इसके आ सकते हैं 535 से 540 तक के, करंट लेवल से 500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है, एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से अब यहाँ पे एक रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है, वो है बाटा इंडिया का। काफी बड़े करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 वीक से स्टॉक एक लोअर साइड पे यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। आज की बाइंग एक्शन दिखाती कि यहाँ कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक मोमेंटम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक में काफी अंडर परफॉर्मेंस था। अब एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आज डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। बाटा इंडिया में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम 1460 1470 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1385 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है कैम्प्लास्ट का। कैम्प्लास्ट में देखें थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बना हुआ है। स्टॉक वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी बनते हुए दिखा है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर कैम्प्लास्ट के बने यहाँ पे 445 तक के अपसाइड के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 406 के आसपास। ये ट्रेडिंग आइडियाज राजेश जी की तरफ से। राजेश जी ने जाइडस लाइफ का जिक्र किया और साथ ही ध्वनि ने पूनावाला फिनकॉर्प, दोनों ही स्टॉक्स हैं जिस पर लगातार बातचीत भी हम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारी एक्सक्लूसिव्स भी लगातार जहां केमिकल प्लेज में थी, यूग्रो कैपिटल में थी, वैसे पूनावाला फिनकॉर्प की स्टॉक प्राइस में जबरदस्त मोमेंटम और यूग्रो कैपिटल के स्टॉक में भी करीब 10% की तेजी आज के सत्र में देखी जा चुकी है। और ऐसा ही एक स्टॉक बायकॉन भी जिस पर हमने बातचीत की थी, और पिछले 1 महीने का ट्रेंड या पिछले 6 महीने के, इनफैक्ट पिछले 1 महीने का ट्रेंड ही देखे, ऑलमोस्ट 20% के अपमूव्स इस स्टॉक में भी नजर आ चुके हैं। तो क्लियरली इटिना स्वदेश जो स्टॉक्स आपको दिला रहा है वो सही समय पर, क्योंकि अच्छी तरह से चल जाने के बाद एंट्री लेने का फायदा नहीं है। जहां पर गिरावट में खरीदारी के मौके की लगातार एडवाइस हम आपको दे रहे हैं, ऐसे में स्टॉक्स भी सारे के सारे वही बता रहे हैं जो कि सही एंट्री पॉइंट्स आपके लिए इस वक्त बनते हैं। चलिए एंट्री पॉइंट्स ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। और एंट्री पॉइंट्स में आज सबसे आगे तो राजेश जी, हाई गुड आफ्टरनून, रियल एस्टेट सेक्टर ही है, क्योंकि 3 महीने के उच्चतम स्तर पर, चाहे फिर कलेक्शन की बात करें, नए प्रोजेक्ट की बात करें, Q4 के सेंटिमेंट्स की बात करें, आउटलुक अनुमान Q4 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफी अच्छे नतीजों के हैं। और इस सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन, कोई भी स्टॉक उठाकर देख लीजिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड कर रहा है। इस सेक्टर में आपके टॉप पिक्स क्या होंगे? तो क्लियरली डीएलएफ हमारी टॉप पिक होगी, और जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है स्टॉक ने एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे किया है। जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लग रहा है इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते करीब 455 460 तक की अपसाइड यहाँ पे ये कंटिन्यूशन ऑफ दिस अप ट्रेंड आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से अगर छोटे मोटी गिरावट भी हो तो इसको ऐड किया जा सकता है, और 408 रुपए का आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। और जो दूसरा स्टॉक हमें इस सेक्टर में अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी का। यहाँ पे भी हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में ये थर्ड वीक है जहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। स्टॉक में देखें तो ये जो मूवमेंट बने हैं पिछले दिनों में, स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी में भी हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 1360 1370 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा यहाँ पे बाय करने का वो होगा करीब 1285 के आसपास। ओके, ये टिमकिन करके एक स्टॉक है, बेरिंग कंपनी है, इसके स्टॉक को लेके आइए और आपको बेरिंग स्टॉक्स को वापस अपने रेडार पे ले आना चाहिए। 4.5% ऊपर है। और कौन से एनआरबी बेरिंग्स वो लेके आइए, शेफलर लेके आइए। शेफलर का भी अभी रिजल्ट आया है, लेकिन शेफलर की मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग आई है, हम लेके आएंगे मैनेजमेंट कमेंट्री। स्टॉक अभी नीचे है, लेकिन शेफलर जो कहेगा वो पूरे सेक्टर के ऊपर उसका असर होता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अच्छा स्टॉक है कंपनी का स्पेस में। ध्वनि जरा शेफलर और टिमकिन जरा चार्ट चेक करके बताएं किसके चार्ट में आपको ज्यादा दम नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अक्षय, यहाँ पे अगर हम शेफलर की बात करते हैं तो शेफलर में
पे जो इसका एक अपमूव आना चाहिए था वो अपमूव आ चुका है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे विटनेस करने को मिल रही है। शेफलर को नेक्स्ट अगर किसी को वापस से अगर एंट्री पॉइंट इसके अंदर देखना है तो नीचे की तरफ में आप 2890 का लेवल बनता है जहां पे इसके अंदर फ्रेश एंट्री करी जा सकती है। जब तक हमें वो पॉइंट नहीं मिलता है इसके अंदर फ्रेश एंट्री अभी फिलहाल नहीं करी जाएगी। दूसरा चार्ट जो हमें अच्छा लग रहा है वो टिमकेन का है। यहाँ पे ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि अपमूव जो इसकी है वो आज के दिन के हमें अपमूव और कंफर्मेशन दिखा रही है, क्योंकि प्रीवियस इसका जो स्विंग हाई बन रहा था 2 दिन पहले का जो हाई बन रहा था वो उसको भी ब्रेक करा है। ओवरऑल जो कैंडल की यहाँ पे फॉर्मेशन बन रही है और जो बॉडी बन रहा है वो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी बन रहा है। तो ओवरऑल फर्स्ट मेरी यहाँ पे रेफरेंस टिमकेन में रहेगी, उसमें आप करंट लेवल से बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको 3290 तक का एक फर्दर अपसाइड मोमेंटम मिलेगा और नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2920 का मेंटेन करना है। शैफलर को हम वापस से रिव्यू करेंगे जब वो नीचे और थोड़ा करेक्शन होने के बाद वापस बाइंग पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और राइट, तो ये तो टिमकेन की बात हुई, लेकिन अब इस रिकवरी में और कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें आपको प्ले आउट करना चाहिए? आज हमने देखा कि SBI अगर स्ट्रॉन्ग था तो प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। अभी फिलहाल आपको एक प्रेशर जिन स्टॉक से मिल रहा है उनमें आपके एनर्जी पैक में से रिलायंस भी एक काउंटर शामिल है। 1.5% वीक रिलायंस, और रिलायंस के रिजल्ट्स भी इसी हफ्ते हैं शुक्रवार को। उससे पहले किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक बार राजेश से समझते हैं। राजेश, पिछले हफ्ते इनफैक्ट एक टेक्निकल बाउंस बैक था तो लग रहा था रिलायंस पर, लेकिन यस दोनों चीजें, क्योंकि सिंगापुर GRMs भी रिड्यूस हुए हैं और वहां पर लगातार विंडफॉल टैक्स की भी बात जिस तरह से की जा रही थी, तो फैक्टर्स दोनों प्ले आउट, स्टॉक प्राइस नीचे भी आया, लेकिन अभी एट द सेम टाइम रिलायंस के रिजल्ट से पहले क्या किसी तरह का ट्रेड का मूवमेंट भी बनता हुआ दिख रहा है? तो अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक को देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम देखें तो इसमें 2420 2430 एक हर्डल जैसा काम कर रहा है और डाउन साइड में देखें 2280 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट बने हुए। अगर हम बहुत ही नियर टर्म पर्सपेक्टिव से इसको स्टॉक को एनालाइज करें तो हमें लगता है जब तक स्टॉक कंफर्टेबली 2380 2400 के ऊपर क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। ऑन द डाउन साइड 2300 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो एज सच प्राइस एक्शन को देखते हुए ऐसा कोई क्यूज यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहे कि किस डायरेक्शन में रिजल्ट यहाँ पे स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक साइडवेज मूव ही हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ समय के लिए रहेगा। पोस्ट अर्निंग हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा मूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखे, बट अभी टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 2280 से 2400 ये एक रेंज में ही स्टॉक कुछ समय के लिए और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिखेगा। ये बात आपकी सही है, नतीजों से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक ही अपनाना होगा और इस वक्त इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में ही रखने की राय मिलती हुई दिख रही है। जहां हम देख रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज, डिविज लैब, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जो कि इस वक्त ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ खबरें भी हैं और खबरों के दम पर भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स फोकस में है। खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं और इस सेगमेंट को लेकर हर रोज की तरह शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताएं कौन सी खबरें हैं जो कि इस वक्त डीलिंग रूम में एनवायरमेंट को गर्म कर रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बस एक चीज़ कहूँगा कि हमने जो है कल कहा था कि बजाज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और कल ऑफ कोर्स बजाज कंज्यूमर केयर में जो है तेज़ी देखने मिली थी और आज जो है बजाज होल्डिंग्स में बाइंग देखने मिल रही है। तो इस स्टॉक को जो है हमने कल जो इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को पकड़ा था तो इसको ज़रूर रडार पे रखिएगा। लेकिन आज जो है हमारी डीलर्स और एनालिस्ट से बातचीत हो रही है तो सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा हमारे फोकस में वो रहेगा दिव्यानी इंटरनेशनल और यहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है। ब्रोकर्स कह रहे कि अभी वैल्यूएशन जो है अट्रैक्टिव हो गए हैं और ओवरऑल देखा जाए तो FY25 के जो कह सकते हैं एबिटा वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट 25 टाइम्स पे है तो वो थोड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो KFC सेगमेंट जो है वो आउट परफॉर्मेंस दे रहा है और इसके अलावा जो रिकवरी है वो पिज़्ज़ा हट ब्रांड्स में ज़रूर देखने मिली है और हाल ही में ऑफकोर्स कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हुई है तो उसके कारण थोड़ी सी दबाव जो है QSR स्पेस में देखने मिली है। लेकिन आगे जाते हुए सेल्स और एबिटा ग्रोथ अगर अगले 2 साल में देखें तो लगभग 26 to 29% जो है ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो इसलिए दिव्यानी इंटरनेशनल जो है सबसे पहला स्टॉक है, खबर गर्म है में। लेकिन दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक और यहाँ पे जो है हमारी बात हो रही है और यहाँ पता चल रहा है कि जो लीगल वर्क होती है
जो मर्जर प्रोसेस के लिए वो जो है अपने नियर कंप्लीशन के एंड के तरफ आ रही है। इसका मतलब कि जो है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है जो मर्जर होने वाली है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, उसकी मर्जर के दिन जो है अब और आने वाले ही दिन में देखने मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो है आईडीएफसी होल्डिंग्स का लगभग 40% स्टेक आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे है। और अगर इन दोनों एंटिटीज को हम देखें तो आईडीएफसी लगभग 33% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगभग 39% का रिटर्न पिछले एक साल में ऑलरेडी दे दिया है। एक और बड़ी खबर इस समय हमारे पास आ रही है, उसको आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय में कैपिटल गेन टैक्स को लेकर चर्चा नहीं। कुछ मीडिया चैनलों में चल रही खबर बेबुनियाद है। वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ देर पहले, करीब 1-1.5 घंटे पहले, इस तरह की कुछ एजेंसीज ने ये खबर कैरी की थी जिसके से बाजार नर्वस हुआ। लेकिन हमने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्वर्सेशन भी सुनवाया था निकुंज का, फाइनेंस मिनिस्टर से जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था इसी मुद्दे पे, हमने उसकी भी आपको एक अंश सुनवाया था। और अब हमारे पास इंडिविजुअली हमने जो सोर्स की हैं ये बातें, फाइनेंस मिनिस्ट्री से डायरेक्टली हमने वहाँ के जो सोर्सेज हैं उनसे हमने पता किया है कि इस तरह की कोई थिंकिंग अभी चल नहीं रही है। तो अगर आप इसको देख के नर्वस हो रहे हैं तो वो गलत होगा। इंट्राडे लेके आइए निफ्टी को और इंट्राडे बैंक निफ्टी को लेके आइए और हम आपको बताएंगे कि किस तरह की रिकवरी मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है। ये देखिए, लो बना के बाजार में हल्की रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छी रिकवरी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आ चुका है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। ध्वनि और राजेश हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट के व्यूज सुन लेते हैं। गौतम त्रिवेदी नेपियन कैपिटल के बता रहे थे कि उनको 2 कौन से स्टॉक्स पसंद है। एक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जी जो नई कंपनी सिरमा एसजीएस लिस्ट हुई उसके बारे में बात की और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात की। दोनों स्टॉक उन्हें पसंद है, आइए सुन लेते हैं। अपॉर्चुनिटी सेट तो है ही इंडिया में एट एनी गिवन पॉइंट, लेकिन यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप जो ब्रॉडर मार्केट को देखें, निफ्टी को देखें, आप देखिए निफ्टी को पिछले 12 महीनों में निफ्टी करीबन फ्लैट रहा है, या आप बोल सकते हैं 2% गिरा हुआ है, और 2% इज नीदर हियर नॉर देयर। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जब तक हमको पता ना चले कि यूएस में रिसेशन हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट, जिसकी असर पूरे विश्व पे पड़ेगी, तो जब हमको ये पता नहीं है उसका जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं होती है, मुझे लगता है कि बी स्टॉक स्पेसिफिक। और ये जो मैंने आपको बताया कि 180 स्टॉक ऐसे है BSE 500 इंडेक्स और वो यूनिवर्स में से जहां पे गिरावट 30% से ज्यादा है, तो उन पे फोकस कीजिए। वहां पे भी इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म, मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 6 महीने में रिटर्न देंगे, लेकिन 2 या 3 साल तक जो आपको होल्डिंग करनी हो तो दिस वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट अक्यूमुलेट। हमारे फंड में HDFC बैंक है, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक तीनों हैं, और तीनों में हम वी आर कॉन्फिडेंट ऑन ऑल 3। ऐसा नहीं है कि वन इज वीकर और वन इज स्ट्रॉन्गर। सवाल ये होता है कि HDFC बैंक का, और स्पेसिफिक टू HDFC बैंक मैं ये बोलूंगा कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, तो बाय मार्केट कैप HDFC विल बी विश्व की 8वीं लार्जेस्ट बैंक। और जब ये होगा, $180 बिलियन का एस्टिमेट है, 180 बिलियन या 200 बिलियन जो भी है, जब ये होगा मुझे लगता है कि जो FI ओनरशिप आज में जो हेडरूम है, बाजार में हल्की रिकवरी अटेम्प्ट हो रही है, क्योंकि हमने जो अभी आपको जो बड़ी खबर बताई थी कि कुछ भी इस तरह का फाइनेंस मिनिस्ट्री में थिंकिंग नहीं है कि अभी कैपिटल गेन्स का मामला में कुछ बड़ा फेरबदल आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश सिंह भी जुड़ रहे हैं समझाने के लिए और पर्सपेक्टिव में रखने के लिए कि अगर इस मामले को किसी एजेंसी खबर के हवाले से बाजार में नर्वसनेस आई है तो कितनी शायद वो ठीक नहीं है। राजेश जी, अभी हमारी बात ही हो रही थी कि ये बार बार खबर आ जाती है, ये आप जरा पर्सपेक्टिव रखिए हमारे लिए। देखिए अजय, ये जो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की बात है ये 2006-7 से सरकार में चली आ रही थी, जब प्रणब मुखर्जी
वित्त मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी ने पहली बार डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर एक बुकलेट भी जारी किया था कि क्या क्या बदलाव होने चाहिए। उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके बाद से ये मुद्दा चला आ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म होना है, लेकिन अभी उस पर वित्त मंत्रालय में कुछ भी ऐसी नहीं है कि अभी हो रही है या नहीं हो रही है। बातें 2006-7 से चल रही है। तो वो डायरेक्ट टैक्स कमेटी का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट पे कुछ अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। और जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, जिसको लेकर मार्केट में इतना स्पेकुलेशन हो रहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में रिफॉर्म होगी या बदलाव होगी, उसमें भी ये कहा गया जब मोदी अगले साल इलेक्शन जीतेंगे और नई सरकार बनाएंगे तब ये रिफॉर्म आ सकता है। तो ये बहुत ही एक फार फेस्ट स्टेटमेंट है कि मोदी अगले साल बनेंगे तब क्या होगा। अब 2024 का जो बजट होगा वो ऐसे ही वोट ऑन अकाउंट होगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा हम बदलाव नहीं देख सकते हैं। 2024 में मोदी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इसकी भी अभी गारंटी नहीं है। तो ये बहुत ही फार फेस्ट एक अजम्पशन है। सरकार डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म करना चाहती है, ये पिछले 15 सालों से चल रहा है चर्चा, लेकिन फिलहाल एट द मोमेंट इस पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें मार्केट में इस तरह की पैनिक या कोई नई खबर नहीं है जिससे पैनिक या कोई भी उत्साह होना चाहिए इस चीजों को लेकर। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया बात बोली। अभी बहुत दूर है, दिल्ली अभी दूर है। 2024 का चुनाव, 2024 का बजट, उसमें क्या बदलाव आएंगे, वोट ऑन अकाउंट, बाजार अभी नर्वस हुए जा रहा है। तो ये शायद बेबुनियाद है और ऑफकोर्स हमारे सोर्सेज भी ये बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, ये पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, खबर भी और समझाते हुए भी। आप कैसे खबर को कंज्यूम करें ये भी बहुत जरूरी होता है। कोई भी खबर कहीं भी आ जाए और आप उसके ऊपर एक्ट करने लगे, खबर कहां से आ रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और आप उसको एनवायरनमेंट में असेस करिए, उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करिए, यही सही रहता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ BTST ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। राजेश और ध्वनि दोनों हैं हमारे साथ। राजेश, आपके क्या रहेंगे BTST ट्रेड्स? अजय जी, पहला स्टॉक रहेगा नवीन फ्लोरिन। ये स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बने, हमें लगता है ये स्टॉक में अब प्रीवियस स्विंग हाई को भी अभी क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो पोजिशनल टारगेट तो हम यहाँ पे 4850 तक एक्सपेक्ट करें, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है जो मोमेंटम बना ये स्टॉक को 4700 की तरफ लेके जा सकता है। तो नवीन फ्लोराइन बाय करना है, स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 4568 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है नेस्ले इंडिया का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला है स्टॉक में। करंट वीक में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 6% के आसपास के गेन यहाँ पे दिखा रहा है। और जिस तरीके से फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे हुआ है, ये एक रिवर्सल साइन है और हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम 21,200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। नेस्ले इंडिया पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 20,400 के आसपास। ठीक है, तो चलिए ये रहा है आपको नेस्ले और कंजम्पशन थीम पर इस वक्त लगातार फोकस भी है जिस पर आपको भी नजर रखनी चाहिए। और नेस्ले में अगर आप देखें अच्छा एक्शन इस वक्त नजर भी आ रहा है। लेकिन एक और स्टॉक ध्वनि प्रेसिशन कैमशाफ्ट, इस स्टॉक को देखें करीब अगर 5 दिनों के ट्रेंड को देखेंगे स्टॉक में 40% तक के अप मूव्स देखे जा चुके हैं और यहाँ पर बिग प्लेयर बिग बुल बाइंग की खबरें भी लगातार आ रही है जिसके चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट है। और आज के सत्र में भी ये स्टॉक जो है वो लगातार एक्शन ही दिखा रहा है। प्रेसिशन कैमशाफ्ट PV कैमशाफ्ट बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है और क्लियरली यहाँ पर न्यूज फ्लोज और साथ ही यहाँ पर बड़े दिग्गज निवेशकों की बाइंग है जिसके चलते भरोसा बढ़ता जा रहा है। टेक्निकली एग्जिस्टिंग पोजिशंस जिनकी है उनके लिए चार्ट चेक कर बनी आप बताएं प्रेसिशन कैमशाफ्ट। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेरी उनसे ये सलाह रहेगी कि आप करंट लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर 145 से लेके 150 का एक रेंज बनता है जहाँ पे हमने इसमें 2 बार या 3 बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है विच इज आपको मिला है मार्च 2022 में। करंटली भी इसका जो जुलाई 22 में वापस हाई बना तो वहीं पे इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग वापस से विटनेस करी गई थी। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजिशन है तो मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग इसके अंदर अगर इसके अंदर देखना है तो आपको 150 का लेवल जो रहेगा वो क्रॉस करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए 150 के लेवल्स को वॉच आउट करना होगा। लेकिन टायर स्टॉक्स राजेश जी, आज एक अच्छा मोमेंटम टायर स्टॉक्स में ऑटो एंसिलरी की लगातार हम बात कर भी रहे हैं और इसी लिस्ट में टायर स्टॉक्स में भी JK टायर आप देखें, अपोलो टायर, MRF के चार्ट्स हमारे स्क्रीन पर है, सीएट, ये सारे के सारे स्टॉक में अच्छा मूव आज नजर आ रहा है। ऑटो एंसिलरीज को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आज टायर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लगता है कि
सारे स्टॉक्स में एक बाइंग का आज यहाँ पे ट्रेड प्ले होते हुए दिख रहा है। अपोलो टायर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में आज का जो मूव बना है, स्टॉक ने अपने एक रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे क्रॉस करा है, तो हमें लगता है अगर अपोलो टायर यहाँ पे 329 रुपए के ऊपर ही सस्टेन रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है 344 की तरफ बनते हुए दिखेगा। तो 329 के स्टॉप लॉस से अपोलो टायर को होल्ड किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जेके टायर में भी वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा करीब 156 के आसपास, 166 के आसपास। ये अगर इसके ऊपर अब सस्टेन रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 178 180 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो दोनों जेके टायर हमें लगता है यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे हायर साइड पे। ठीक है, ये तो टायर स्टॉक्स पर बात हुई, ऑटो एंसिलरी पर बात हुई, लेकिन बाजार देखिए इस खबर से नर्वस तो हुआ आपने। अब बैंक स्टॉक्स को भी देखें तो जो थोड़ा सा मोमेंटम आया था, रिकवरी आई थी, वो भी इरोड हुई है। इसमें इस वक्त ऐसे में फिर बीटीएससी ट्रेड्स क्या होने चाहिए? ध्वनि, आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स क्या लेंगी ऐसे में? जी, मेरी तरफ से दो बीटीएससी ट्रेड्स रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पीवीआर का ट्रेड रहेगा। ओवरऑल अभी लास्ट 30 मिनट्स का कैंडल देखते हैं तो इसके अंदर जो मोमेंटम आ रहा है और उसके साथ जो वॉल्यूम्स का इंक्रीज इसके अंदर हुआ है, तो पास्ट अगर हम 10 डेज का वॉल्यूम देखें तो उससे ज्यादा लास्ट 30 मिनट्स में इसके अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज देखने को मिला है। तो मेरी तरफ से पीवीआर के अंदर एक बाय रिकमेंडेशन और बीटीएसटी ट्रेड रहेगा, जिसमें करंट लेवल से आपको एंटर करना है। इसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा तो 1580 का इसका फर्स्ट टारगेट बनता है, और उसके बाद आप इसमें मोमेंटम को फर्दर एक्सटेंड करता हुआ देख सकते हैं, जिसमें 1630 तक का आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 1530 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। उसके अलावा मेरा जो दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा वो बाला माइंस का रहेगा। बालाजी माइंस में पहले भी हमने डिस्कस करा था, स्टॉक में एक मोमेंटम बना हुआ है जो कि फर्दर अपसाइड के जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। वापस से इसके अंदर हमने लास्ट 2 डेज में देखा था कि एक करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। वापस से आज के दिन में इसके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल लास्ट अगेन 30 मिनट्स के अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देखते हैं तो वॉल्यूम्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है। तो करंट लेवल से आपको बालाजी माइंस में इन्वेस्ट करना है, या फिर आप इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ का टारगेट जो रहेगा तो 2680 तक का टारगेट रहता है। स्टॉप लॉस को यहाँ पे हम ट्रेल कर लेंगे। स्टॉप लॉस को यहाँ पे जो आपको मेंटेन करना है तो 2330 का। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ये तो बालाजी, ये आपकी तरफ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हुए। राजेश से भी समझ लेते हैं। राजेश, आप क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स ले रहे हैं? तो प्रियंका जी, नवीन फ्लोराइन ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये बीटीएसटी ट्रेड रहेगा। हमें लगता है नवीन फ्लोरो को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बने और सस्टेन्ड अप ट्रेंड है। तो ये स्टॉक में हम 4700 तक की टारगेट हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा स्टॉक जो हमें बीटीएसटी के लिए अच्छा लग रहा है वो है नेस्ले इंडिया का, और यहाँ पे हम जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 2100 से 2120 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 20,400 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। यहाँ पर बीटीएससी ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के, लेकिन प्रेसिशन कैमशाफ्ट जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, अच्छी मजबूती नजर आ रही है और इस मजबूती के पीछे की वजह है ट्रिगर्स भी कई सारे। ट्रिगर्स क्या हैं और इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, सारी के सारे ट्रिगर्स, ग्रोथ फैक्टर्स लेकर सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्होंने एक रिसर्च तैयार किया। सृष्टि, प्रेसिशन कैमशाफ्ट पिछले 5 दिनों में 40% तक चल गया, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ये स्टॉक जो कि ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विजय केडिया जो कि एस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे 1% हिस्सेदारी खरीदी है। 10 लाख शेयर्स यहाँ पे वो खरीदते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद कल देखें तो 20% का अपर सर्किट लगा हुआ था, आज भी 10% से ज़्यादा की तेज़ी है। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो एक कैम शाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो इंजन जो होता है ऑटो का, उसमें एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट की तरह से यूज होता है और कंपनी मार्केट लीडर है। ग्लोबली देखें तो 9 से 10% कैमशाफ्ट का जो पूरा ओवरऑल मार्केट है उसमें उनकी मार्केट शेयरिंग है। और डोमेस्टिक मार्केट में भी जितने भी बड़े OEMs हैं उनको ना ही केवल सप्लाई करती है, कैमशाफ्ट मार्केट में 70% मार्केट शेयर होल्ड करती है। पर सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है इनका ओवरसीज मार्केट से आता है, जहाँ पे 60% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट से ही अपना जो है बिजनेस कमाती है। पर अब समझते हैं वैल्यू अनलॉकिंग कहाँ पे देख रहे हैं इन्वेस्टर्स आते हुए। तो 2020 में कंपनी ने पूरी तरीके से अधिग्रहण
किया था एक नीदरलैंड्स की कंपनी का, जो कि आइस कमर्शियल व्हीकल्स को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक में। नीदरलैंड्स में वो कारोबार करती है, पर भारत में भी एक्सपैंड करती हुई नजर आ रही है, और इस सब्सिडरी का नाम है ईमॉस। अगर यहाँ पे देखें तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कई सालों से सुधरती हुई नजर आई है। साल दर साल हमने इंप्रूवमेंट देखा है, पर पिछले 4 क्वार्टर्स में ही ये साफ हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे ग्राफ आएगा जहां पे आप देखें कि Q4 FY22 में जहां पे इनका EBITDA नेगेटिव था, धीरे धीरे करके ना ही वो सिर्फ सुधरा है, तीसरी तिमाही ऑफ FY23 में जाके इनके मार्जिन्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हुए नजर आए हैं 6.5% के। तो यहाँ से एक सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक काफी बड़ा सेगमेंट है। भारत में ऑलरेडी एक बस ला चुके हैं, और आगे चल के कंपनी जो है LCV सेगमेंट में भी पूरी तरीके से आने वाले 3 से 4 साल में नए प्रोडक्ट्स भी लाएगी और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग इन्वेस्टर्स होते हुए देख रहे हैं, और विजय केडिया के बाइंग के बाद भी जबरदस्त एक्शन है स्टॉक में। ओके, विजय केडिया की बाइंग की खबर और उसके बाद जबरदस्त एक्शन, और इसके अलावा भी वैल्यू अनलॉकिंग के ढेर सारे ट्रिगर्स जो कि प्रेसिशन कैमशाफ्ट के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। सृष्टि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रिगर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाइडस लाइफ, बाइकॉन, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती है, और इन्हें हम लगातार वक्त वक्त पर डिस्कस भी कर रहे हैं। और एक और ऐसा ही स्टॉक परसिस्टेंट, आईटी सेक्टर में जहां पर कमजोरी थी, कल इस स्टॉक में बिकवाली का दबाव था, तब हमने आपको ये भी कहा था कि आईटी सेक्टर में भले ही बिकवाली का दबाव है, लेकिन हर स्टॉक को एक नजर से ना देखें, और कुछ मिड कैप प्लेयर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से गिरावट में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। राजेश जी, क्या आपका भी यही मानना है? मिड कैप आईटी प्लेयर्स में इस वक्त जो गिरावट नजर आ रही है, इनफैक्ट परसिस्टेंट तो देखिए कल बिकवाली थी, आज चल भी गया है, क्या करना चाहिए? तो देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि यहाँ से वापस बाइंग बनेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स तो एक करेक्शन के दौर से गुजर रहे हैं। जरूर थोड़ा एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से थोड़ा पुलबैक बना है मिड कैप आईटी में, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म नहीं है। स्टिल यहाँ पे वीकनेस हमें लगता है कि वापस देखने को मिलेगी, और ये पुलबैक में वापस से सप्लाई आते हुए दिखेगा। परसिस्टेंट की बात करें तो हमें लगता है पुलबैक तो जरूर बना है स्टॉक का, लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है हायर साइड पे वो करीब 4400 4420 का है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा उसके नजदीक हमें लगता है कि वापस सप्लाई इसमें आते हुए दिखेगी, और ऑन द अदर हैंड 4300 टूटने पे वापस इसमें एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख सकता है। तो मिड कैप आईटी में भी हमें लगता है बिहेवियर तो अभी वीकनेस का ही बना हुआ है, और ये जो पुलबैक मिल रहे हैं ये नियर टर्म ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे वे एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, और राइट, तो आप तो इसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए इस तेजी को यूज करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक बार डिविस लैब को डिस्कस करते हैं। ध्वनि, डिविस लैब उस दिन भी बहुत चला जिस दिन यूएस के शिपमेंट एक्सपोर्ट नंबर्स आए थे। आज जेपी मॉर्गन की एक पॉजिटिव बुलिश रिपोर्ट आई है पूरे फार्मा स्पेस पे, और यूएस में जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है इंडियन फार्मा कंपनीज, उनके लिए सिचुएशन बेनिफिट होने की बात हो रही है, और तमाम दूसरी बातें डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए भी कही गई हैं। लेकिन आप पहले एक बार चार्ट्स को देखकर ये बताएं, ये तो एक फंडामेंटल रीजन था कि स्टॉक क्यों पॉसिबली चल रहा है। आप इस वक्त चार्ट पर स्ट्रेंथ कितनी देख रही है? 3.5% की ये तेजी है, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लेके जाएं? क्योंकि जिस दिन ये सर्ज आया था उसके अगले दिन फिर गिरा भी था स्टॉक। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम डिविस लैब की बात करते हैं तो वीकली पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली एक डाउनसाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनती हमें डेली चार्ट पे दिख रही है, तो एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेंथ यहाँ पे डेफिनेटली विटनेस करने को मिलती है। मेरी यहाँ पे ये सलाह रहेगी कि आप इसको बीटीएसटी ट्रेड की तरफ पे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। इसके अंदर जो आपको प्रॉफिट बुकिंग की रेंज मिलती है तो 3400 तक का अभी एक अपसाइड मूव इसके अंदर बाकी है, तो 3400 के पार उसके ऊपर हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे आप अगर इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप ट्रेल कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर जो रहेगा तो आपको 3230 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, और इस ट्रेड को आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करें डिविस में। आप राजेश अभी तो परसिस्टेंट पर एक व्यू दे रहे थे कि इसे एग्जिट का मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन कोफोर्ज में भी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है, क्या कोफोर्ज के लिए भी यही राय रहेगी? तो देखिए, स्टॉक में जरूर जैसा हमने बताया कि मिड कैप आईटी में जरूर एक पुलबैक का ट्रेड बना है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कोफोर्ज का जो हायर साइड का रेजिस्टेंस सप्लाई जोन जो बना हुआ है वो करीब 4100 के आसपास है, 4100-4115 की रेंज में। तो वहां पे भी हम यही सलाह देंगे कि अगर ये 4100 के आसपास आता है तो वहां पे भी एग्जिट करना चाहिए। जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 4100 के आसपास। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स जहां लॉन्ग बिल्टअप अच्छा दिख रहा है ध्वनि, वेरी क्विकली, क्रॉम्पटन, क्या इसको आप यहां से बाय करेंगे?
क्रॉम्पटन के स्टॉक को मैं फिलहाल करंट लेवल पे अवॉइड करना चाहूंगी, क्योंकि ओवरऑल अगर डेली स्ट्रक्चर भी इसका दिख रहे हैं तो एक डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है और स्टॉक अपनी 50 और 200 पीरियड की जो एवरेजेस है उससे काफी नीचे की तरफ में चल रहा है। हमें डेफिनेटली इसके अंदर एक बाउंस देखने को मिल रहा है, बट अभी फिलहाल जो डाउनवर्ड चैनल भी इसके अंदर बनी हुई है उसके टॉप से हम नीचे की तरफ पे करेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी एक बाय ट्रेड क्रॉम्पटन में नहीं बनता है। आप इसमें सेल का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड उस ट्रेड में फेवरेबल रहेगा। ऊपर 300 का स्टॉप लॉस लगेगा, नीचे की तरफ का आपका जो टारगेट रहेगा वो आपका टारगेट 280 तक का आ सकता है। ऑलराइट, ठीक है, आप इसे यहाँ बाय करने की सलाह नहीं देख रही हैं। 280 तक के नीचे लेवल आपको दिखते हैं, आ सकता है नीचे स्टॉक। राजेश, क्या कुछ दूसरे स्टॉक्स में हम जब स्टॉक्स देख रहे हैं, दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग अबाउट तो आया आज, केमिकल स्पेस में फिर से ये एक्टिव था लास्ट वीक भी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीदर लिया, अब फिर से क्या एक रैली के लिए तैयार हो रहा है दीपक नाइट्रेट? तो देखिए यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि स्टॉक में 1900 का लेवल काफी क्रिटिकल रहेगा। वो लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा। अगर वीकली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 10 से 12 वीक ये स्टॉक ने एक रेंज में ही निकाले हैं और उसका ब्रेकआउट अवेटेड है 1900 के ऊपर। हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। अगर 1900 लेवल क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसके फिर 2040 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। प्रियंका जी, हमें लगता है कि यहाँ पे दो स्टॉक जो अभी हमें लगता है कि बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव लग रहे हैं, एक आईआरसीटीसी को भी देखा जा सकता है। काफी समय से करेक्शन के बाद ये स्टॉक भी एक अच्छा रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से स्टॉक अब कंफर्टेबली 600 के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक में 625 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ये आईआरसीटीसी बाय किया जा सकता है 594 के स्टॉप लॉस से। और इसी स्पेस में पीआई इंडस्ट्री को केमिकल स्पेस में हमें लगता है पीआई इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ बना है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि 3250 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 3120 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ठीक है, ओके, आप इन स्टॉक्स पर अपना एक व्यू दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं जो इनमें क्या तेजी का आज बाउट बनता है, लेकिन आईटी पर तो आपने क्लियरली एक व्यू दिया कि आईटी पे तो मिड एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस बाउंस की। बैंक्स गेंस जो इरोड होते हैं बाजार में, इस न्यूज से थोड़ी नर्वसनेस तो क्रिएट हुई। निफ्टी तो वीक हुआ ही, 17700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी ने भी अपने सारे गेंस इरोड किए हैं। अब इनफैक्ट जिन स्पेसेस में आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही थी, सीमेंट जैसे स्पेसेस, उनमें भी आपको इस वक्त शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। 2% नीचे आपको सीमेंट स्पेस से काउंटर दिख रहा है। फार्मा स्टॉक्स में अच्छी मूव है। आज आईटी के कुछ बड़े काउंटर्स बाउंस बैक कर रहे हैं जहां कल दबाव था और इनके नंबर्स नहीं आए हैं। एचसीएल टेक हो, विप्रो हो, यहां पर थोड़ा सा बाउंस बैक है। बैंक्स में आज सुबह से इंडसइंड बैंक में मूव अच्छी है और इंडसइंड बैंक में तो प्रमोटर बैंक का भी ट्रिगर था अद्वानी पीछे। अभी फिलहाल इंडसइंड बैंक की ये स्ट्रेंथ चार्ट्स पर अभी और कितनी ऊपर तक ले जा सकती है स्टॉक को? तो इंडसइंड बैंक में आपको एक शॉर्ट टर्म का जो मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो फर्दर अपसाइड दिखाती है, बट इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा फिजल आउट हो चुका है। तो एक इसके अंदर कॉशियस साइड का ट्रेड बनेगा। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। जिनके पास पोजीशंस है उनको ये सलाह रहेगी कि आप ऊपर की तरफ में 1160 के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना है तो आप 1135 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा, बट फ्रेश पोजीशंस के लिए ये स्टॉक अभी रिकमेंडेड नहीं रहेगा। आप अभी फ्रेश पोजीशन यहाँ से लेवल्स पे नहीं बनाना चाहती, लेकिन आज दिन भर के मार्केट एक्शन में कौन कौन से स्पेसेस ने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया और हम क्लोजिंग में इस वक्त किन गेंस के साथ जा रहे हैं या फिर कहाँ गेंस इरोड हुए हैं, ये सब मार्केट क्लोजिंग कैप्चर करते हैं मानसी के साथ। बिल्कुल, तो 9 दिनों की मजबूती दिखाने के बाद मार्केट ने आज एक ब्रीदर लिया या प्रॉफिट बुकिंग का फेज कह सकते हैं। तो एक गेनिंग स्ट्रीक के बाद प्रॉफिट बुकिंग फेज, आज बिकवाली का दबाव, दिन भर एक रेंज में म्यूटेड एक्शन बाजार में देखने को मिला। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे थे मार्केट में, लेकिन इंडेक्स से दूर रहने की लगातार एडवाइसेस हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको दी। लाल निशान के साथ ही इस वक्त इंडेक्सेस में ट्रेड्स क्लोज होते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को आज देखेंगे। सेक्टोरल गेनर्स में
सबसे आगे आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट सेक्टर से नजर आई, क्योंकि 3 महीने की ऊंचाई पर रियल एस्टेट सेक्टर आज देखने को मिला। चाहे फिर बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखे या फिर छोटी मझोली कंपनियां शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट, इन तमाम सेक्टर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच दिन भर ट्रेड्स देखने को मिले और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स इस वक्त हरे निशान के साथ मजबूती पर ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके ठीक पीछे बैंक्स, फाइनेंशियल्स में भी ट्रैक्शन था और FMCG प्लेज में भी कुछ तमाम स्पेसेस थे जहां पर अच्छा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। फर्स्ट अर्निंग सीजन से पहले के ये एक्शंस हैं जो कि मार्केट्स में नजर आ रहे हैं, तो कॉशियस स्टांस लगातार आपको बरकरार रखना होगा, यह एडवाइस हमारी तरफ से। बिकवाली का दबाव कौन से सेक्टर्स में देखने को मिला? निफ्टी, एनर्जी स्पेस। अगर आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से ये स्पेस चल रहा था, लेकिन आज गिरावट हावी होती रही और दिन भर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में बिकवाली के साथ करीब 150 अंकों की बिकवाली पर ही इस वक्त भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, नतीजों का इंपैक्ट लगातार स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में नजर आ ही रहा है और ऐसे ही स्टॉक से एंजल वन और जस्ट डायल, क्योंकि अच्छे नंबर्स आए तो अच्छा इंपैक्ट दिन भर हरे निशान के साथ इन स्टॉक्स में ट्रेड कर दिखाया। इसके अलावा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट थी जो कि BHEL पर आती हुई दिखी। पिछले दिनों BHEL और साथ ही पर्टिकुलरली इनके कंसोर्शियम ने जो ऑर्डर्स विन किए, इसके चलते ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट एंटिक की तरफ से आई, जहां पे इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट्स भी बढ़ाए, जिसका सीधा इंपैक्ट था करीब 4% की तेजी के साथ BHEL का स्टॉक इस वक्त मजबूती पर क्लोज होता हुआ आप देख रहे हैं। टायर स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग थी, चाहे JK टायर देखें, अपोलो टायर, CEAT, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। और केमिकल प्लेज में टाटा केमिकल्स आज सुबह से ही बिकवाली का दबाव दिखा रहा था, क्योंकि सोडा ऐश प्राइस में गिरावट की खबरें, सोडा ऐश प्राइस कट की जो खबर आती हुई दिखी, ये स्टॉक के लिए एक नेगेटिव साबित हुई। ऑलमोस्ट 6% की गिरावट दिन की शुरुआत में जहां 3.5-4% की बिकवाली थी, वो अब क्लोजिंग के दरमियान हम देख रहे हैं करीब 6% की गिरावट में तब्दील होती हुई। गेनिंग मोमेंटम हमने देखा HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले, इंडस, बैंक जैसे स्टॉक्स में, डिविस लैब और विप्रो में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। लेकिन इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर में जहां पर धीरे धीरे एक्शन बिल्ड होता दिख रहा है, ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जैसे कि प्रेसिशन कैमशाफ्ट, आज कई सारे ट्रिगर्स थे जिसके चलते ये स्टॉक्स अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। 10% तक की तेजी हमने प्रेसिशन कैमशाफ्ट में देखी, अच्छी मजबूती के बीच, और पिछले 5 सेशन से ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट 40% की गेन्स पिछले 5 सेशंस में प्रेसिशन कैमशाफ्ट ने दिखाई है, तो इस स्टॉक पर भी खास तौर से नजर होनी चाहिए। केमिकल प्लेज में कैमलिन, फाइन, पेयरकेम, हिमाद्री स्पेशलिटी जैसे स्टॉक्स एक्शन दिखा रहे थे और मिड कैप गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स की अगर बात करें, ल्यूपिन में अच्छा एक्शन था, बायकॉन में हमने एक्शन देखा, ल्यूपिन में भी एक्शन, इंडियन बैंक, IRFC, रेलवे स्टॉक्स आज सुबह से अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। IRFC मिड कैप रेलवे स्टॉक जो कि अच्छी मजबूती के बीच इस वक्त ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। और लूजिंग मोमेंटम कुछ तमाम केमिकल प्लेस जैसे कि टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस में देखने को मिले। ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट था, कई सारे मौके स्टॉक्स के बदौलत मार्केट में मिल रहे थे, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक आज दिन भर काफी टाइट रेंज में काम का, जो बिकवाली का दबाव लाल निशान के साथ 17,700 के नीचे 17,660 के लेवल्स पर निफ्टी सेटल होता हुआ, बिकवाली बैंक निफ्टी में भी 42,260 के लेवल्स, वहीं सेंसेक्स में 59,727 के लेवल्स को ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के डाउन टर्न्स देखने को मिले। ब्रॉडर इंडेक्सेस में अच्छा मजबूती देखने को मिली निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले। ऑल इन ऑल हमने देखा एक म्यूटेड सेट ऑफ सेशन। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल को हम यही समेट रहे हैं। ध्वनि राजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।